नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आज एपिसोड नंबर 5 वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक है पृथ्वी की बनावट यानी कि अर्थ की स्ट्रक्चर जो बनी हुई है उसके जो स्टैटिक पोर्शन का सवाल और विश्व भूगोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। हालांकि इसे आप फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते होंगे, जो भी है। तो एनटीपीसी में फिक्स है, यहाँ से एक सवाल आपके पक्के हैं। प्रीवियस जो वीडियो में मैंने सारी प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलें, भारत की नहीं विश्व की प्रमुख झीलें, एक सवाल वहाँ से आपके आएंगे, वो मैंने करवा दिए जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पूरा सोलर सिस्टम खत्म किया है, उसके बाद ब्रह्मांड को खत्म करके आपका कम से कम, देखिए क्या है कि 10 लड़के अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, तो 10 में से एक के शिफ्ट में क्या है ना, ब्रह्मांड आ जाएगा क्वेश्चन। एक के शिफ्ट में क्या आएगा, विश्व की प्रमुख नदियां से सवाल आ जाएंगे। एक जो बंदा रहेगा उसका जो है पृथ्वी की स्ट्रक्चर से सवाल आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरे पांचों के पांचों एपिसोड से ही आपके सवाल बनेंगे, एक सवाल ही बनेगा आपके शिफ्ट में। तो यहाँ जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि विश्व भूगोल पढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो मैं उस तरह से खत्म करा रहा हूँ कि जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आप बैठ रहे हो, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। तो मलाई आज की वीडियो में मिल रही है पृथ्वी की बनावट में एक सवाल फिक्स, और समझ करके सारी चीज़ें खत्म करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, इसको समझाते हैं। इसमें सवाल कैसे बनेंगे, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, या फिर हम इसे पढ़ना क्या होता है कि इसमें पृथ्वी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो बनावट है, पृथ्वी के अंदर में जो बनावट है उसके कौन कौन से पार्ट है, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है, उसके बीच में जो डेंसिटी डिफरेंसेस है, ये जो प्लेट मूव कर रही है, जहाँ पे आपको भूकंप आते हैं आपको देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी जहाँ पे आती है, जो क्रियाएं होती है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं, मैग्मा चेंबर कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस में कोर है, मेंटल है, क्रोड है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इंक्रीज करेगा जब आप भूपप पट्टी से क्रोड की तरफ आएंगे, तो डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा तो इस प्रकार की आपको जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो ये है क्या, इसको हम आपको समझा देते हैं एक बार। बस देखिए 5 फिगर में आपको 4 फिगर है आपका, 1 2 3 और ये 4, ये मात्र आपको 4 फिगर में ये पूरा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। और इसके बाद जितना ये राम कहानी आपको मैं बस ऐसे ही बोलूँगा, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ का आपको नोट डाउन करने की। बस ये फिगर देख लो, देखो वो फिगर है क्या, ये आपका अर्थ है। मैंने क्या किया है, सेंटर से इसको कट कर दिया, ठीक है, कोई एंगल पे, इस सर्टेन एंगल पे मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। आपको पता है कि सेंटर से जब भी आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, आपका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी कि रेडियस के बराबर होता है। तो ये आपका रेडियस ही है, ये भी आपका रेडियस है। आप इधर भी जा करके कट कर सकते हो ये सेक्टर को। ये रेडियस कितना है आपका, 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने क्या किया है, ये वाला सेक्टर कट करके निकाल लिया पृथ्वी का, और इसका मैं पूरा अध्ययन कर लूँगा। इसका मतलब मुझे पूरा ये पृथ्वी के बारे, ये पृथ्वी की स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो थोड़ी सी आज की वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे समझनी है चीज़ें, क्योंकि जब अगर इसे नहीं समझे तो फिर आप रट ही नहीं सकते हो इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखिए एकदम बेसिक से चलते चलते पूरे हाई लेवल तक चले जाएंगे, एकदम फिगर टू फिगर हम लोग को चलना है। सबसे पहले ये आपको ये पता चल गया कि ये है क्या, किताबें में आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर है क्या, ये पृथ्वी का तो स्ट्रक्चर हो नहीं सकता। तो हमने एक सेक्टर को कट कर दिया एक सर्टेन एंगल से, रेडियस को लेकर के, क्योंकि उसके बाद हमें पूरा जो है ये हमारा पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसे जो है, जो आपका पृथ्वी है उसको जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्रस्ट, देखिए क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर पट्टी, जो ऊपर वाला जो लेयर हो गया, या आप इसे प्लेट भी कह सकते हो, ठीक है। भूपर पट्टी पहला हो गया क्रस्ट, दूसरा क्या हो गया आपका मेंटल, और तीसरा क्या हो गया क्रोड। अब ये डिस्टेंस देख लीजिए क्या है, ये आप एक पोर्शन आपको ये देखने को मिल रहा है, ये पोर्शन अभी आप नेग्लेक्ट कीजिएगा इसको, अभी हम आगे बात करेंगे ये पोर्शन क्या है। एक्चुअली ये पोर्शन जो है ना, इसे हम नाम देते हैं स्टेनोस्फीयर, इसको बोलते हैं। ये पूछा जाएगा स्टेनोस्फीयर, बहुत एकदम फिक्स है सवाल, पूछा गया अभी था एनटीपीसी में। स्टेनोस्फीयर किसके किसके बीच में है, तो क्रस्ट के बीच में है और मेंटल के बीच में भी है। अभी हम आगे जाएंगे तो क्रस्ट का भी डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा, मेंटल का भी डिवीज़न मिलेगा, क्रोड का भी डिवीज़न। तो अभी बस आप इतना समझना है कि पृथ्वी में कितने लेयर है या कितने प्लेट है, तो 3 प्लेट है। एक प्लेट हो गया आपका क्रस्ट, कितने डिस्टेंस में है आपकी पृथ्वी के अंदर, जब आप जाओगे तो 100 किलोमीटर तक जो है आपको कौन सा सेक्शन मिलेगा, क्रस्ट का सेक्शन मिलेगा। उसके बाद आप जैसे ही आप यहाँ ये डिस्टेंस 100 से 2900 किलोमीटर में जाओगे, तो यहाँ से जो पोर्शन आपको मिल रहा है, मतलब ये तो पोर्शन इतना कितना हो गया 100 किलोमीटर, मतलब ये कितना हो गया आपका 2800 किलोमीटर में आपका कितना क्या फैला हुआ आपका मेंटल है, जो पोजीशन उसे हम क्या नाम देते हैं, मेंटल। और सेंटर तक हम जो सेंटर में है ये आपका क्या पोर्शन नाम है, क्रोड। मतलब 3 भाग में हमने बांटा है पृथ्वी के लेयर को। एक हो गया आपका क्या, क्रस्ट,
एक हो गया आपका मेंटल और एक हो गया क्रोड। इसका डिस्टेंस अगर बोल ले तो 100 किलोमीटर तक है। ये आपका ये कितना हो गया 2800 किलोमीटर। ये देखिए ये आपका टोटल कितना होगा 2800 किलोमीटर। ये टोटल यहाँ से अगर हम भूपट्टी से लेंगे तो 2900 किलोमीटर। और ये आपका क्रोड यहाँ से अगर हम नापते हैं, इसका डिस्टेंस लेते हैं तो कितना आएगा 6400 किलोमीटर, जो रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर, यानी कि 3 सेक्टर समझ में आ गया, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि क्रस्ट का जो पोजीशन है, मतलब क्रस्ट में जो पदार्थ है वो कौन सा फॉर्म में, तो पूरा ये जो है आपका सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पे क्या मिलेगा, सब कुछ सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। दूसरा मेंटल में भी जो आपको मिलेगा पदार्थ सब क्या कौन से पदार्थ में, तो कौन से फॉर्म में, तो सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। अभी बस इतना क्लियर रखिए। एक चीज़ मैं अब आपको बता दूँ कुछ चीज़ें। देखिए क्या होता है कि ये आपका पानी है, ठीक है, पानी है। अब मैंने क्या किया, एक नुमाल लिया है, नुमाल को मैंने इस पानी के ऊपर गिरा दिया, तो आप देखते क्या हो कि ये पानी के ऊपर ये नुमाल क्या होती है, तैर रही होती है। ये नुमाल इसके अंदर डूब नहीं जाती है, ठीक। अब ये फंडा क्या है कि एक्चुअली होता है क्या है कि कुछ डेंसिटी नाम का आपने वर्ड सुना होगा जब आप हीट एंड टेम्परेचर पढ़ोगे। तो डेंसिटी क्या है, जब पानी की जो डेंसिटी है और ये जो नुमाल की जो डेंसिटी है, जिस पदार्थ की डेंसिटी दूसरे पदार्थ की डेंसिटी से अगर कम होती है तो वो उसके ऊपर क्या कर रही होती है, तैर रही होती है, या फिर वो उसके ऊपर होती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि पानी की जो डेंसिटी है ये नुमाल की डेंसिटी से अधिक है, इसलिए नुमाल जो है इसके ऊपर तैर रही है। अगर नुमाल की डेंसिटी D1 और इसकी वाटर की डेंसिटी D2 है, अगर D1 की डेंसिटी अगर अधिक होती तो ये नुमाल क्या होता, आपके अंदर डूब गया होता। आप नुमाल में क्या कर रहे हो, पत्थर बांध करके जब आप डालोगे तो आप देखोगे कि नुमाल अंदर चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उस पत्थर और नुमाल की जब डेंसिटी को जब आप ऐड कर रहे हो तो वाटर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी अधिक है। मतलब कि सिंपल सा फंडा है कि जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या कर रही होगी, तैर रही होगी, या फिर वो सबसे ऊपर की लेयर में होगी, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। ये क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट एक देना जरूरी था। मतलब यही फंडा यहाँ पर ये क्या कि ये जो प्लेट आप देख रहे हो ना, क्रस्ट वाला प्लेट, ये मेंटल के ऊपर क्या है, ऊपर है, यानी कि वो मूवमेंट कर रहा है। ये मूवमेंट कैसे कर रही है, ये इसका डेंसिटी जो है, इसके डेंसिटी कंपैरिजन देखिए पूछा जाएगा कि जब आप क्रस्ट से क्रोड की तरफ आ रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है। तो आपको क्या समझाया मैंने कि कोई चीज़ किसी के ऊपर है या तैर रही है या फिर मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला का डेंसिटी कंपैरिजन टू ऊपर क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि क्रस्ट की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी मेंटल से, और मेंटल की जो डेंसिटी होगी वो क्रोड से क्या होगी, कम होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो क्रोड वाला सेक्टर में होगा, और सबसे उसके बाद जो होगा मेंटल में होगा, और उसके बाद क्रस्ट में होगा। क्योंकि सबसे जिसका कम डेंसिटी वो सबसे ऊपर पोर्शन में तैर रहा है या मूव कर रहा है। अब ये क्रस्ट, ये जो आप प्लेट देख रहे हो ना, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार ये जो मेंटल प्लेट जो है वो भी इधर मूव करने की कोशिश कर रही है और ये भी इधर मूव करने की कोशिश कर रही है। तो इधर जाने और इधर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन होता क्या है कि एक गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही थी। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दोनों क्या है, आपस में एक साथ इकट्ठा हुई रखी है। अदरवाइज ये क्या हो गई, इधर निकल गई होती अर्थ, और ये पार्ट वाला जो होता निकल गया होता। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो आकर्षण बल दोनों के बीच के लगा हुआ है, अदरवाइज ये डेंसिटी जो है इन दोनों के बीच ना, यहाँ पे ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दोनों को रोक करके रखा हुआ है। और इसके इधर मूवमेंट के कारण और इसके इधर मूवमेंट के कारण इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा। और ये फ्रिक्शन फोर्स इतना अमाउंट मतलब इतने अमाउंट में जनरेट हो रहा है कि इनके बीच जो टेम्परेचर जो होता काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और इस टेम्परेचर हाई होने के कारण जो पदार्थ है वो पूरे सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। मतलब हुआ क्या, देखिए सॉलिड फॉर्म में नहीं, टेम्परेचर हाई करने पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो पार्ट है इतना भारी है, जब इसके ऊपर दबा तो आप वो क्या हुआ, पूरा सॉलिड के फॉर्म में ये हो गया, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो लिक्विड। तो ये पूरा यहाँ पे जितने पदार्थ जो मिल रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो आपका ये पोर्शन यहाँ पे जो मैंने नाम दिया स्टेनोस्फीयर, इसका ऊपर वाला जो लेयर आप देख रहे हो, ये वाला लेयर, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये जो लेयर देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो टेम्परेचर आपका 1200 या फिर 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। क्यों है, आप समझ में आ रहे होगे कि ये प्लेट इधर मूव करना कोशिश कर रही होगी और ये प्लेट इधर मूव करने की कोशिश कर, जिसके कारण ये बीच में क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होगा। और ये प्लेट एक दूसरे को छोड़ नहीं रही होती, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर। और ये क्या कर रही है, डेंसिटी क्रस्ट ऊपर सबसे ऊपर में सेक्टर में, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। अब हम इसको और डिवाइड करेंगे आगे चल करके। अब देखिए इस फिगर को, हमने देखा क्या है कि सबसे पहले 3 सेक्टर की बात की। एक तो हमने बात किया था क्रस्ट की, एक बात हमने किया था मेंटल की, और एक हमने बात किया था क्रोड की। अब ये फर्दर डिवीज़न हुआ, क्रस्ट को जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये पूरा यहाँ तक क्या था, आपका क्रस्ट था, ठीक है। ये जो था आपका, एक बार फिर से मैं फिगर देख लूँ, ये जो यहाँ तक जो थी आपकी फिगर,
ये कितनी थी 100 किलोमीटर तक क्या था आपका क्रस्ट था। क्रस्ट को मैंने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये हो गया आपका ऊपर वाला जो पार्ट हो गया। देखिए ऊपर वाला पार्ट आपका इनर नहीं होगा, ये आपका आउटर होगा, बाहर है, यानी कि बाहरी भूपर पट्टी, बाह्य भूपर पट्टी मेरे भाई, ठीक है। क्या होगी बाह्य भूपर पट्टी। और ये जो अंदर वाली जो क्रस्ट है इसको हम क्या नाम देंगे इनर क्रस्ट। तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा, ये इनर को आउटर कर लीजिए और ये आउटर को क्या कर लीजिए इनर कर लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो क्रस्ट वाला सेक्शन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसे हम क्या नाम देते हैं ये भी या पूछा गया है, सियाल इसे कहते हैं, SI और AL। इसका मतलब ये है कि SI का मतलब या सिलिकॉन, AL से मतलब एल्यूमिनियम, यानी कि जो भूपट्टी वाला जो पोर्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है। अगर पूछा जाएगा कौन सी धातु सबसे अधिक पृथ्वी के भूपट्टी में, तो वो एल्यूमिनियम है। और कौन सा तत्व अगर बोल दिया जाएगा तो याद रखिएगा ऑक्सीजन मारिएगा, मैंने लिख दिया, ये पूछा गया NTPC का सवाल है। तो क्लियर है, क्रस्ट को हम और क्या नाम से जानते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्यों ऐसा है, क्योंकि इस भूपट्टी में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता और क्या मिलता ऑक्सीजन मिलता। तत्व की नाम बात करते हैं, अगर धातु अगर पूछेंगे स्पेशली मेंशन कर दे धातु तो एल्यूमिनियम मारोगे, अगर तत्व एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन मारोगे। अब ये मेंटल वाला सेक्शन जो है यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो है हम क्या नाम बोलते हैं इसे, मैं यहाँ पे देखिए इसका नाम जो है, इसका नाम को हम अगर बात कर ले तो इसे हम कहते हैं सीमा। हाँ सीमा देखिए इसका भी क्या, सीमा का लॉजिक क्या है, इसे हमने क्या नाम दिया सियाल और इसका हमने नाम क्या दिया सीमा बोले तो सीमा। हाँ तो सीमा बोले तो SI हो गया सिलिकॉन और MA मतलब हो गया मैग्नीशियम Mg, ठीक है। यानी कि है क्या है कि मेंटल में अधिक सबसे ज़्यादा तत्व की बात अगर कर ली जाए क्या मिलेगी आपको, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और यहाँ पर क्या मिल रही थी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसी प्रकार क्रोड को हम क्या नाम देते हैं निफे, ठीक है निफे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकेल और आयरन मिलता है। तो पूछा जाएगा कौन कौन से तत्व मैंने आपको बता दिए। क्रस्ट में क्या आपको सबसे ज़्यादा मिलता है सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अगर बोला जाएगा पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक अमाउंट में मेटल धातु कौन सी पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम टिक करोगे। और पूछा जाएगा पृथ्वी की भूपट्टी में क्रस्ट के पोर्शन में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या टिक करोगे ऑक्सीजन। और अगर आपसे बोला जाएगा कि मेंटल को हम किस नाम से जानते हैं, तो सीमा मतलब क्या हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पे सबसे अधिक मिलती है। और क्रोड को हम क्या नाम दिए हैं निफे मतलब क्या है कि क्रोड में सबसे अधिक अमाउंट में कौन सी तत्व एलिमेंट पाए जाते हैं, तो निकेल और आयरन। अब ये लिखा हुआ है इसके लिए परेशान नहीं होना, यही चीज़ तो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है सारा राम कहानी, तो ये मैं आपको यहाँ याद करा दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर वाला डिस्टेंस था क्रस्ट का, तो एक पोर्शन हो गया आपका ये इनर को क्या हो जाएगा आपका आउटर, ये आउटर क्या हो जाएगा इनर क्रस्ट, ठीक है। उसी प्रकार अब एक लेयर हमने यहाँ पे बात की है, ये जो आपका लेयर आप जो देखने को मिल रहा है आपको, ये जो लेयर है ये इसका हमने क्या नाम दिया है आपका स्टेनोस्फीयर, ठीक है। ये हमने इसका क्या नाम दिया स्टेनोस्फीयर। क्लियर है मेरे भाई। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ये इनर क्रस्ट का अगर डिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप जैसे ही पृथ्वी के 10 किलोमीटर के अंदर जाओगे तो ये जो पोर्शन कहलाता है आपका इनर क्रस्ट, और 10 किलोमीटर के बाद के जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस होता है ये आपका 100 किलोमीटर तक, इसको हम क्या कहते हैं आउटर क्रस्ट। और 100 से ये जो आप देख रहे हो ये स्टेनोस्फीयर का जो लेयर देख रहे हो, ये वाला लेयर देखो, ये वाला ये हो गया आप क्या देखो, ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका 100 किलोमीटर। और ये जो आपका जो यहाँ स्टेनोस्फीयर का ये जो आपका हो गया 200 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब कि ये जो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर तक। ये जो लेयर है या ये जो पोर्शन हम इसे क्या नाम देते हैं स्टेनोस्फीयर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं स्टेनोस्फीयर का नाम देते हैं। और यहीं पे जो होता है आपका मैग्मा चेंबर भी पाए जाते हैं। पूछा जाएगा मैग्मा चेंबर कहाँ पाया जाता है, तो स्टेनोस्फीयर में पाया जाता है। स्टेनोस्फीयर किसके किसके बीच में है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, या फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि आउटर क्रस्ट या आउटर मेंटल के बीच में, या इनर क्रस्ट या आउटर मेंटल के बीच में, या क्रोड आउटर क्रोड इनर क्रोड के बीच में। तो याद रखिएगा ये आउटर आपका नहीं होगा, ये आपका इनर होगा, मैंने बोला ठीक कर लेने। इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में जो आपका स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, यहीं पर क्या होती है आपकी जितने भी ज्वालामुखी की क्रियाएं क्या होती है आपको यहीं पर देखने को मिलती है। जितने भी ज्वालामुखी, अब आप लोग जो मिथ में होते हैं ना कि यहाँ से सेंटर से कुछ चीज़ें निकल रही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ज्वालामुखी देखिए आपके 100 किलोमीटर के बाद से ही जो पोर्शन है उसे हमने क्या नाम दिया स्टेनोस्फीयर नाम दिया है। और वहीं पे क्या है मैग्मा चेंबर है, यानी कि यहीं से जो आपके जितनी भी ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती है संपन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ किसके बाद वाला जो पार्ट आप देखें मेंटल, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन 2800 किलोमीटर का, इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया। एक हो गया आपका आउटर मेंटल बाह्य मेंटल, और ये हो गया आपका इनर मेंटल यानी कि अंता, ठीक है अंता मेंटल। और इसके बाद क्रोड को भी इसी प्रकार हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक हो गया आउटर क्रोड और एक हो गया आपका इनर क्रोड।
क्लियर। तो यहाँ से सवाल पहले तो क्रस्ट हो गया, मेंटल या क्रोड हो गया, फिर हमने दो पार्ट में बांट दिया, इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर, इस प्रकार से। ये ऊपर वाला क्या होगा आपका आउटर होगा, ये इनर होगा, ठीक कर लीजिएगा। स्टेनोस्फीयर किसके किसके बीच में है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अगर इनर आउटर पूछ लेगा तो क्या होगा आपका स्टेनोस्फीयर इनर क्रस्ट के बीच में, इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में है। ज्वालामुखी की क्रियाएं कहाँ होती है, स्टेनोस्फीयर में होती है। मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाता है, तो स्टेनोस्फीयर में पाया जाता है। इतना क्लियर है मेरे भाई। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। हमने क्या कहा था कि डेंसिटी जिसकी जितनी कम वो सबसे ऊपर होगी उस लेयर की या उस प्लेट की। तो सबसे कम किसकी होगी, 2.4। देखिए उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि जब आप भूपट्टी से क्रोड की तरफ आ रहे होते हो तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी या समान रहेगी। तो आप देख सकते हो 2.4 ग्राम है आउटर क्रस्ट की, और सबसे क्रोड में देखिए 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों है। अब ये चीज़ समझ में आ रहा है सेंटीमीटर क्यों क्या है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर लंबा। इतने जगह में कोई भी पदार्थ का कितना वेट है उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्रस्ट में 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा में पदार्थ का वेट कितना 2.4 ग्राम है। उसी प्रकार आउटर क्रस्ट में, इनर क्रस्ट में कितना 3 ग्राम है। तो हम जैसे नीचे चले गए तो हमको क्या देखने को मिला, 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये क्लियर है। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, ये आपका पूछा गया था मोहो और लेहमान, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए एक वर्ड होता है असंबद्धता। असंबद्धता मतलब क्या है कि यही है डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि डेंसिटी डिफरेंस के कारण प्लेट जो दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है उसी हम क्या नाम देते हैं, असंबद्धता भी कहते हैं, या फिर कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो मोहो असंबद्धता किसके बीच में, ये पूछा जाएगा। रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमान असंबद्धता। तो देखिए यही चीज़ है क्या है कि देखिए कोनार्ड असंबद्धता किसको ये देखिए कैसे पूछा जाएगा कि जो ये आपका है आपका आउटर क्रस्ट और ये हो गया आपका इनर क्रस्ट। तो बाह्य भूपर पट्टी और आंतरिक भूपर पट्टी के बीच जो घनत्व की असंबद्धता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। ये मैंने लिख दिया। तो याद रखिए कोनार्ड असंबद्धता किसके बीच में है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट जो डेंसिटी डिफरेंसेस है। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस यानी कि घनत्व की जो असंबद्धता होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। मोहो असंबद्धता किसके किसके बीच है, तो इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल, इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल। रेप्टी, ये आपको याद करना है, रेप्टी असंबद्धता किसके बीच में, तो आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच के जो डेंसिटी डिफरेंसेस है असंबद्धता को हम क्या नाम देते हैं, तो रेप्टी असंबद्धता नाम देते हैं। गुटेनबर्ग किसके किसके बीच में है, तो आप देख रहे होंगे आउटर क्रोड और इनर मेंटल के बीच जो असंबद्धता, जो डेंसिटी डिफरेंस, जो प्लेट एक दूसरे के ऊपर जो मूव कर रही है उसके हम क्या नाम दिए, उस असंबद्धता को तो गुटेनबर्ग असंबद्धता नाम दिए हैं। और जो इनर क्रोड है और आउटर क्रोड में जो असंबद्धता है यानी कि डेंसिटी डिफरेंस का जो लेयर है, जो प्लेट एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, जो एक दूसरे के ऊपर है चढ़ी हुई है, तो उसे हम क्या नाम दिए हैं, उस असंबद्धता को तो लेहमान असंबद्धता नाम दिए हैं। ये पूरा क्रोड हो गया, ये पूरा मेंटल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। यहाँ पे क्या हो गया, सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। यहाँ क्या हो गया, निफे, निकेल, आयरन है। क्लियर। अब और आगे जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, ये जो पार्ट हमने बताया था ये स्टेनोस्फीयर है। यहाँ पर जो पदार्थ है वो कौन से फॉर्म में, तो प्लास्टिक फॉर्म में। ये भी पूछा गया सवाल है। पहला सवाल, क्रस्ट में जो पदार्थ है कौन से फॉर्म में, तो सॉलिड है। क्यों है, मैंने क्या बताया था कि जैसे टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन टेम्परेचर हाई होने के कारण से क्या होना चाहिए, लिक्विड, लेकिन बहुत अधिक प्रेशर होने का, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट है ये दोनों, पूरा इतना ज़्यादा प्रेशर लगा कि वो लिक्विड क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी आपका पूरा मेंटल कौन सा जो है, कौन से स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में। इधर क्लियर। उसके बाद एक चीज़ आपसे ये पूछा जाएगा कि लिक्विड वाला जो स्टेट है कौन सा, तो याद रखिएगा आउटर क्रोड जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में हो, और ये जो आपका इनर क्रोड जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में। पूछा जाएगा जो आपका इनर क्रोड का टेम्परेचर कितना है, तो 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब आप भूपर पट्टी से क्रोड की तरफ जा रहे हैं तो आपका डेंसिटी क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। हमने यहाँ देख लिया। अब आपसे पूछेगा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है या घट रहा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 4500 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या बोलोगे, बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए हमने क्या बोला था, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है, मतलब
एक एवरेज मान ले 100 किलोमीटर हम नीचे गए तो टेम्परेचर कितना हो गया 1000 किलोमीटर मान ले रहे हैं, ऐसा यहाँ कितना 1200 या 1100, यानी कि यानी कि 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा, यानी कि अगर यानी कि क्या है, सिंपल सा लॉजिक मैथ लगाइए, 10 किलोमीटर हम अंदर गए तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका मतलब हमें जाना कितना 6400 किलोमीटर जाना, 6400 किलोमीटर जाना है, यानी कि हमें 6400 किलोमीटर जाना है, तो यानी 64,000 डिग्री सेल्सियस कम से कम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना मात्र 4500 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या होता है, बहुत अधिक इंक्रीज नहीं होता कंपैरिजन टू ऊपर की लेयर से। क्लियर, यानी कि डेंसिटी क्या हो रही होती है आपकी, बढ़ रही होती है, टेम्परेचर क्या होती है, घटती है। क्लियर, अब यहाँ से इतना सारा आपका इतना ही सवाल यहाँ से बनेगा। अब इसको एक बार जो लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की बनावट को 3 भागों में बांटा गया है आपका। एक पार्ट हो गया क्रस्ट, जिसको हम क्या नाम दिए, सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट यानी भूपट्टी कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या, देखिए एनटीपीसी पे तो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन नहीं ऑप्शन में तो सिलिकॉन मारिएगा, नहीं रहेगा तो एल्यूमिनियम मारिएगा। और अगर पूछ लिया जाएगा धातु कौन सी पाई जाती है तो एल्यूमिनियम टिक करिए, यहाँ पे पूछा गया आपसे तत्व। नेक्स्ट, इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट के घनत्व की असंबद्धता को क्या नाम दिया हमने, कोनार्ड असंबद्धता, पूछा गया सवाल एनटीपीसी में। मेंटल उसके बाद आया, उसे मैंने क्या नाम दिया, सीमा, यानी कि सिलिकॉन मैग्नीशियम। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के घनत्व की असंबद्धता को क्या नाम देते हैं, मोह असंबद्धता। और आउटर मेंटल इनर मेंटल के बीच में घनत्व की जो असंबद्धता उसे हम क्या नाम देते हैं, रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। स्टेनोस्फीयर भूपट्टी के नीचे और तथा मेंटल के ऊपर जो स्थित है। अच्छा देखिए, स्टेनोस्फीयर किसके, तो भूपट्टी के नीचे तथा मेंटल के ऊपर स्थित है। मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाता है, स्टेनोस्फीयर। और स्टेनोस्फीयर में क्या मिलता है आपको, ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी की क्रियाएं आपका देखिए बहुत सारी झील भी बनी हुई, तो आपसे पूछा जाएगा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी को मैं एक वीडियो में, और भूकंप, दोनों ज्वालामुखी और भूकंप को एक साथ मैं कवर कर दूंगा। छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वहाँ पे हमें पढ़नी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो था क्रोड, निफे, जिसे नाम दिया, निकेल और आयरन पाया जाता है, लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। और आउटर क्रोड में पदार्थ कौन सी अवस्था में, द्रव, मैंने बता दिया है। इनर क्रोड का ताप कितना है, तो 4500 डिग्री से। पदार्थ कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। इनर मेंटल और बायो मेंटल को क्या नाम दिया, गुटेनबर्ग। और लास्ट जो है इनर और क्रोड, आउटर क्रोड की जो असंबद्धता का नाम क्या है, लेहमान है, ठीक है। भूपट्टी में सर्वाधिक, ये पूछा गया सवाल, भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर में पाई जाने वाली धातु कौन सी, तो मैंने बता दिया एल्यूमिनियम। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, ठीक है। ग्रुप डी का सवाल पूछा गया है सवाल। पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर घनत्व का मान क्या होगा, घटेगा। और पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर टेम्परेचर का मान अपेक्षाकृत क्या होता है, कम बढ़ता है, लेकिन अपेक्षाकृत कंपैरिजन करेंगे तो कम बढ़ता है। क्लियर, तो चलिए ठीक है। इसका जो है मैं इमेज अपने टेलीग्राम में, ये फिगर का, ये जो पूरे फिगर को मैं ये भेज दूंगा टेलीग्राम में अभी जस्ट आधे घंटे के अंदर ही, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए वो सारा कुछ भी, टेलीग्राम का लिंक वगैरह, फोकस स्टडी भी, तभी भी सिंपली सर्च करके आप ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे मैं आप सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।